पहले जैसे बात हो रही थी मईशत के हवाले से, अब वो सियासी इस्तेहकाम से ये चीज़ जो है ना वो बिल्कुल बराह रास्त जुड़ी हुई है। जी जी। मगर क्या करें, जिस किस्म के फैसले हो रहे हैं, इत्तेहाद बनते हैं, टूटते हैं, कानून साजी के लिए जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की कोशिशें हो रही हैं, होना तो ये चाहिए था, जैसे भी हम बात कर रहे थे कि मईशत को बेहतरी के लिए कानून साजी होती है, इस किस्म के कुछ मुबाहिसे होते हैं, लेकिन सूरत हाल कुछ और कह रही है। क्या किया जाए डॉक्टर साहब ऐसी सूरत हाल में, किस तरफ ये लेकर जा रहे हैं? और ये जो सियासी जमातें हैं, इन पर बड़ी भारी अब जिम्मेदारी आयद होती है, और अभी तक मुझे माजरत के साथ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो मेचोरिटी नज़र नहीं आ रही जो कि साल साल सियासत करते आए हैं। जी डॉक्टर साहब फरमाइए क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे भाई बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी टॉपिक पे बातें भी होती हैं, लेकिन सॉरी थोड़ा जी गला कोई बात सीज़न की वजह से। जी जी जो सियासी आइनी इतबार से जो अभी पार्लियामेंट में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और जो उखाड़ पिछाड़ की फ़ज़ा बनी हुई है, ये साल साल से चलती आ रही है पार्लियामेंट में। बेसिक कुछ लोग तो ऐसे पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं बोरे भर भर के कि जो शायद के अपनी बेस और अपनी ज़ात की वजह से तो काउंसलर बनने की पोजीशन में भी नहीं थे। क्या खूब कहा। अब फिर वही होता है कि जब आप मांगते हैं कि वो कहते हैं पराठे वो भी दो दो इकट्ठे तो नहीं मिलेंगे ना। अब या तो आपको एमएनए बनना था, आप बन गए, अब बनने के बाद आपके पास इख्तियारात नहीं होंगे, कैसे आएंगे? क्योंकि बेसिक जो आपकी पोजीशन थी ना, वो तो काउंसलर बनने की नहीं थी। सही है। आप बन गए एमएनए, आप पहुंच गए पार्लियामेंट में, और सारी दुनिया ने देखा कि आप बोरे भर भर के जा रहे हैं, जो भी हैं। खैर, अब ये काफ़ी हलकों में हुआ। फिर वो फॉर्म 45, फॉर्म 47 और इसका अब सारा मामला जो है, आईनी हुकूमत होती अगर पार्लियामेंट में, तो ये जो अब इंतशार बना हुआ है ये नहीं होता। बेसिक जो भी होता है, पार्लियामेंट एक ऐसी मुकद्दस जगह है कि जहाँ पर हलफ याफ्ता जब आके आदमी बैठता है, वो कुरान और हदीस की रोशनी में उसे फैसले करने चाहिए। हमारी पार्लियामेंट में वो नज़र नहीं आता। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, जब इलेक्शन हुए कि किस तरह हुई, धांधली हुई, क्या कुछ हुआ। आज मैं आपको एक और बात बताऊं कि वफाकी हुकूमत जो है इस टाइम, भले वो जिस भी तरह से आई है, लेकिन उसकी कोशिश है कि तमाम सूबों को साथ लेके चला जाए और कोशिश की जाए कि मुल्क में इस्तेहकाम हो। और इसके लिए आप देखें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी ताजिर बरादरी से कराची में भी आकर मिल रहे हैं, उनकी भी कोशिश यही है कि ये मामलात हों। अब एक ऐसा गिरोह भी है बीच में कि जो मुल्क में मुसलसल इंतशार फैलाता आ रहा है, वो अपने सूबे में तो कुछ कर नहीं सकते, वहाँ तो रोडों का, सड़कों का बुरा हाल है, और उसके बावजूद वो मुल्क में मुसलसल इंतशार की फ़िज़ा बनाए हुए, जो कि सियासी इतबार से भी मैं कहता हूँ कि उनकी नाअहली है कि भाई पहले अपने सूबे में तो कुछ करके दिखाओ, तो अगले अवाम की आप बात करो, दीगर सूबों की। फिर कौमियत परस्ती का वो इशू, मजहबी कार्ड, वो सारे अब देखने में आ रहे हैं। और इस टाइम वर्ल्ड लेवल पे जो हालात बन रहे हैं वो बड़े खतरनाक हो गए हैं। अब लबनान पर इसराइल की बमबारी, उसके बाद क्या था, इसराइल एक छोटा सा मुल्क, उसने अपने आप को एटमी पावर बनाया। उसके बाद जितने उसके इर्द गिर्द अरब ममालिक थे, माली तौर पे उससे कई गुना बड़े भी थे और ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन उन्होंने इस चीज की तरफ तवज्जो नहीं दी। आज एक एक करके सब तबाह बर्बाद होते जा रहे हैं। तो जो हो रहा है, अब हम जा रहे हैं आलमी एक तीसरी आलमी जंग की तरफ, और जो बहुत खतरनाक होती जा रही है। हम मुल्क अपने के अंदर जी रोडों, गटर और ये इनकी सियासत लेके बैठे हुए हैं कि जी रोड टूटे हुए हैं, गटर नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है और एजुकेशन नहीं है। ये सियासत तो अब मैं कहता हूँ छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो हालात होने जा रहे हैं ना मुल्की सतह पे, आप ये देखें कि बड़ी बड़ी आप बिल्डिंग्स बना लें, आपका मुल्क चाहे जितना डेवलप हो जाए, अगर दिफाई एतबार से आप कमज़ोर हुए, खुदा ना करे आप पर इंडिया हमला कर दे और आप दिफाई एतबार से कमज़ोर हुए,
तो आपका हाल भी वही हो जाएगा जो लबनान, शाम और दीगर मुल्कों का हुआ है। सबसे पहला मामला ये है कि जैसे भुट्टो साहब ने किसी दौर में कहा था कि हम एटम बम बनाएंगे चाहे हम घास खा के ये करें। सबसे पहले तो आवाम को चाहिए कि अपना ये देखते हुए जो कोई वर्ल्ड वार पे जो कुछ इस टाइम हो रहा है, आवाम को चाहिए कि सबसे पहले तो वो दिफाई निज़ाम में और दिफाई इदारों को मजबूत करें। बहुत अच्छी बात करें। ये करने के बाद उसके बाद आते हैं हम अपनी जो हमारी मौशियत है और इन चीज़ों की तरफ हम आते हैं, इनको भी मजबूत किया जाए। और मैं अगर देखूं तो इस टाइम बहुत बड़ी मजबूरी बन गई है वफाक की। वफाक एक तो 18वीं तरमीम का जो बिल पास हुआ उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बुरे अंदाज में फंसा हुआ है, और इसीलिए अभी वो एक वज़ीर आला साहब ने उनको धमकी देने की कोशिश भी की है कि जी अब हम तो इनकलाब ले आएंगे। वो इनकलाब तो उनके हम बड़े सालों से देखते आ रहे हैं, कौन सा इनकलाब है। और जो अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है और जो मुल्क के अंदर कराई जा रही है और बाहर से फंडिंग हो रही है, ये बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हो रहे हैं। इसमें आप 20 मंजिला बिल्डिंग बना देते हैं, आप बहुत ज़्यादा इक़्तिसादी तौर पर टेक्नोलॉजी के अतबार से किसी भी अतबार से आप बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन दिफाई अतबार से अगर आप कमज़ोर हैं तो आप के तो वो जो महलात हैं वो भी खंडर बनते सेकंडों का काम है। आपको तो सबसे पहले अपने दिफाई निज़ाम को मजबूत करना चाहिए ताकि आपकी बका इसमें है, कौम की बका इसमें। और फिर अंदरूनी खाते की जो खाना जंगी कराने की कोशिश की जा रही है सियासी एतबार से, कुछ वो हैं लोग के जो चाहते हैं इस मुल्क में जो बिकाऊ हैं, जो बिके हुए हैं, जो इस मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं, उनको पहचान के उनको रिजेक्ट करें यहाँ। क्योंकि अगर हमने अपने घर को महफूज करना है तो सबसे पहले दिफा को मजबूत किया जाए। और उसके बाद जो आईनी एतबार से अभी जो इंतशार फैला हुआ है, अब मैं उसके लिए एक मशवरा दूंगा, ये हुकूमत जिस भी तरह से बन गई है, इस हुकूमत को काम करने दिया जाए। बिल्कुल ठीक है, काम भी करने दिया जाए और इनसे काम लिया जाए। ये बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात आपने की है, इसके ऊपर यकीन गौर करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, मौज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए डॉक्टर शबीर अहमद, उनसे हमारी बात हो रही थी और साथ साथ परवेज़ एच मद्रास वाला साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे थे मुल्क की मौशी सूरत हाल के हवाले से। परवेज़ भाई, अभी डॉक्टर साहब ने कुछ चीज़ों की निशानदेही की पॉलिटिकल सिस्टम की। अब बड़ी अजीब बात है, पॉलिटिकल सिस्टम पूरी दुनिया में जहाँ पर है वहाँ पर इख्तिलाफ राय होता है, बट ये जो हमारे यहाँ कन्फ्रंटेशन है और जिस नौइयत की है, अभी जैसे बात कर रहे थे कि एक प्रोविंस के अंदर जो कुछ हो रहा है पख्तूनख्वा सूबे के अंदर, तो सोचने पे मजबूर है। होना तो ये चाहिए था कि प्रोग्रेस होती और जो 18th अमेंडमेंट आई थी उसके तहत तो होना ये चाहिए था कि प्रोविंसेस की जो कारकर्दगी है वो बढ़ती और फिर हम उसको एलाबरेट कर पाते कि ये सूबा ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा काम कर रहा है। लेकिन ये तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। तो इसमें क्या समझा जाए? मैं ये समझ पाया हूँ, शायद मेरा ऑब्जर्वेशन सही ना हो, कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनमें अहलियत नहीं नज़र आ रही कि वो इस चीज़ को सही तरह से कैपिटलाइज़ करती हैं। ये तो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया कि वो एक चीफ मिनिस्टर आता है, वो खड़ा होकर थ्रेट कर रहा है फेडरल गवर्नमेंट को, सुबह से लेकर शाम तक जिस किस्म की स्टेटमेंट दे रहा है, वो आपके कौम जो अहम इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ भी, पूरे सिस्टम को भी चैलेंज कर रहा है। ये हो क्या रहा है परवेज़ भाई? अगर ये इस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन कहीं होगी, आप समझते हैं हम इकोनॉमी के ऊपर बात कर सकेंगे फिर? जी देखें, जो अगर आपको इकोनॉमी सही करनी है ना, तो पॉलिटिकल आपका जो है ना सिस्टम आपको सही चाहिए। ठीक है। जो अगर आपकी सियासी जमातें जो है ना उनमें इख्तलाफ होगा ना, तो आप कोई चीज़ भी आप सही नहीं कर सकते। देखें ना, इख्तलाफ की जो शुरुआत होती है ना वो डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाती है आपको। जहाँ इख्तलाफ होगा वहाँ एंड ऑफ द डे वो मामला जो है ना ऐसे ख़राब होते जाएंगे जिसको बाद में आपको अनवाइंड करना और सुधारना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि वो एक आप उस नहज पे ले जाते हैं। आप अगर ख़ानदानी कोई आपके जो मसले हो जाते हैं ना, जो
किसी छोटे से एक फैमिली में कोई मैटर्स हो जाते हैं और वो इख्तलाफ बढ़ता जाता है और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, तो फिर वो वापस लाना उनको और उनके दिलों में मोहब्बत डालना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि यार इख्तलाफ जो हो ना या कोई भी इस किस्म की चीज़ों उसको फ़ौरन जो है ना वो रिजॉल्व कर दिया करो। बात दरअसल ये देखें, ताली तो दो हाथ से बजती है, ठीक है ना, एक हाथ से तो नहीं बजती ना। अगर कोई बंदा इतना एग्रेशन में हो रहा है तो बात दरअसल ये है कि हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो अगर वो कोई ऐसी गलत बात है तो उसको जाके ना उसको आप अपने यू कैन जस्ट गिव हिम ए लेसन, यू नो, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसी कोई इख्तलाफ वाली बात है तो आप उसके साथ जो है ना मिल के कोई ऐसी बात करें कि भाई का बात जो है ना एक तरफ से जो है ना सुलझने वाली बात हो जाए, ना कि आप उसको और मज़ीद जो है ना आप अपने उसके अंदर तेल डालते रहें और उसको भड़काते रहें। तो बात दरअसल ये कि मैंने इस तरह से भी देखा है कि एक बंदा बहुत ज़्यादा एग्रेशन में है तो हम क्या कर रहे हैं कि हम वहाँ और ज़्यादा तेल फेंक रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसी बातें हो रही हैं, बहुत सारी ऐसी डिबेटें हो रही हैं सारा वक्त शाम को टीवी पे ना कि वो जो कर रहा है तो उसके ऊपर और हमने ज़्यादा तेल डाल दिया तो उससे क्या है कि आग और ज़्यादा भड़क जाती है। मेरे कहने का मकसद ये है कि देखें पाकिस्तान अब वो अफोर्ड नहीं कर सकता है इस किस्म की जो जज्बाती चीज़ें हैं ना, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे पास इतने ज़्यादा मल्टीपल हमारे पास इश्यूज चल रहे हैं, इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं कि हम इन चीज़ों को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो बात दरअसल ये है कि इसको किसी सूरत में या तो आपको गिव एंड टेक करके ना मामले को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ना, कोई बंदा अगर है तो आप के पास पावर है, आप उसको सबसे पहले तो आप पावर से आप उसको केज में डाल दें, ठीक है ना, डाल दो, कोई मसला नहीं है। जब वो आपको इतना तकलीफ दे रहा है तो पावर डाल के केज में डाल दो और लेट्स मूव ऑन, ठीक है ना। मगर बात दरअसल कि जब आपको किसी एक सिस्टम पे बनाना है, एक कहते हैं कि यूनिफाइड कंसेंसस पे आना है तो आपको सबको लेके चलना है, क्योंकि मुल्क को आगे लेके जाने का है। क्योंकि देखें जब आपके पास एक स्ट्रीट पावर होता है तो आप उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, तो आपको उनको लेके चलना है, ठीक है ना। आप उसके बगैर आप आगे भी नहीं चल सकते। तो मैं तो समझता हूँ कि देखें जो मुफाहमत होती है ना वो सबसे बड़ी एक चीज़ होती है, ठीक है, उससे बड़ी कोई और बात ही नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूँ या तो आप उसको लाठी से करो या मुफाहमत से करो। लाठी भी आपके पास है, मुफाहमत के पास भी आपके पास खुला हुआ है। बिल्कुल ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास है। परवेज़ भाई ने बिल्कुल सही कहा कि दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। डॉक्टर साहब, परवेज़ भाई ने कहा कि ये रास्ता तो आपको इख्तियार करना पड़ेगा क्योंकि ये इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन जैसे भी आप कुछ देर पहले निशानदेही कर रहे थे, ये हो क्या रहा है, ये मुफाहमत के लिए तो बड़ा दिमाग चाहिए, बड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक या डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक खासा होता है वो तो इनके पास किसी के पास भी नज़र नहीं आता। कोई भी इस वक्त फ्लेक्सिबल नज़र नहीं आ रहा, किसी के पास भी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। और ये कन्फ्रंटेशन आ गया। अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया है, हमें उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है कि जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में, हम आइसोलेशन में नहीं हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आएगा। और हमें ये भी सोचना होगा कि अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस मज़ीद कितने और आगे तक नज़र आएंगे और हमें उसके लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। क्या इसके लिए कहेंगे? जी, मैं एक और पॉइंट आपको बताता हूँ। हमारे मुल्क के अंदर 3 तरह के लोग हैं, 3 तबके के। एक जो है वो कहते हैं कि मुल्क का जो डिफेंस है, मुल्क का जो निज़ाम है, चाहे मुआशरत के हिसाब से हो, हवाले से हो या दिफाई हिसाब से हो, वो मजबूत और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और एक वो हैं कि जो बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, किसी में भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। और एक वो हैं कि जो सिर्फ जिन्होंने तनकीद करनी है। बिल्कुल ठीक। एक वो है तबका। मैं इसके लिए एक बात करूं कि देखें, इसराइल एक बिल्कुल छोटा सा, फिर अगेन मैं वही बात करूं, उसके गिर्द जो अरब ममालिक थे बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल थे, लेकिन वो एटमी पावर था, उसने सबको जो है ना क्या हाल कर दिया आप देख लें। पाकिस्तान अगर एटमी ताकत ना होता तो आज हमारा वजूद भी ख़त्म हो चुका होता, इंडिया ने हमारा वो हशर कर देना था। अब कुछ लोग वो हैं कि जो कहते हैं कि जी आप एटम बम बना के बैठे हुए हैं,
और आप जो है उसके बावजूद जो है मुल्क का ये हाल है। और इंडिया खामोश है। हमारे पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, कि इंडिया नहीं, बहुत बड़े बड़े ममालिक भी जो है ना वो हमसे अब बराबरी की सतह पे बात करते हैं। और अगर वही बात मैं आपको बताऊं कि जो मुआशरत, सनत और तिजारत और टेक्नोलॉजी है हमारे पास, अब इसकी तरफ हमारे जो मामलात हैं, मैं जो देख रहा हूँ, जो कर रहा हूँ कि वो हमारे वो तबका जो पहला तबका था कि जो इस मुल्क में चाहते हैं कि मुल्क इस हिसाब में है, वो अब उनका वर्किंग उनकी स्टार्ट हो गई और आप देख भी रहे हैं। और वो खुद वर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जबकि वो फील्ड उनकी नहीं है, उसके बावजूद भी वो सिविलियंस में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। इस वतन की बका के लिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब वो जो तीसरा तबका है जो तनकीद करता है, तरक्की की तरफ कुछ नहीं जाता, अब उनके पेट में बहुत ज्यादा मरोड़ होना शुरू हो गए हैं। अब वो लोग हैं, वो कहते हैं कि जी कुछ नहीं है, ये क्या है, इसको छोड़ें, चाहे एटम बम भी ना हो, हम ठीक हैं, मुल्क का में खुराक होनी चाहिए, मुल्क में एजुकेशन, सब कुछ। ये मैं भी कहता हूँ, हेल्थ, एजुकेशन और महंगाई, ये सारे मामलात ख़त्म होने चाहिए। बीइंग ए पॉलिटिशियन मैं खुद ये चाहता हूँ, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा कि अगर हमारे पास से ये चीज़ें चली जाएं, हमारा डिफेंस कमज़ोर हो जाए, तो हमें तो एक सेकंड में मिटा दिया जाएगा दुनिया से। ये सारी बातें इस टाइम हो रही हैं। सबसे पहले जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 18वीं तरमीम ख़त्म होनी चाहिए मुल्क से। मैं इस पे पिछले 3 साल से एक ही बात कर रहा हूँ कि ये सूबों की खुद मुख्तारी जो है, ये वफाक को कमज़ोर करके ये बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया गया, जिसका आपको पार्लियामेंट में हालात जो नज़र आ रहे हैं कि कोई भी आईनी एतबार से अब ऐसी अवाम डिवाइड हो चुकी है कि मेजॉरिटी में कोई हुकूमत नहीं बना सकता। और उसके बाद यही होगा कि ब्लैक मेलिंग चलती रहेगी फॉर एवर के लिए। ये जमहूरियत का निज़ाम जो है, किसी सूरत भी ये नहीं होगा। फिर क्या आएंगे, दिफाई इदारे बीच में आते हैं। जब वो आके किसी को पकड़ते हैं उसके गलत पर, तो फिर भी तो हम ही खड़े हो जाते हैं। आज मैं आपको एक घर की मिसाल देता हूँ। एक घर में अगर 4 बेटे हैं ना, और सबको पता है कि ये जो चौथा है ना, ये निखट्टू तरीन है, ये सब दुनिया के गैर इस्लामी, गैर कानूनी काम करता है, लेकिन उसको अगर ग्रिप उस पे आएगी ना, तो क्या होगा, 3 जो बाकी है ना, वो उसको बचाने के लिए आ जाएंगे और फिर वो उनके लिए दुनिया का नेक तरीन इंसान बन जाएगा। तो जब ऐसा है, जब फिर किसी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं इदारे, क्योंकि उन्होंने तो हलफ इसी बात का उठाया हुआ है ना कि हमने तो किसी को नहीं बख्शना, तो फिर हम ही जो है फिर शोर करते हैं कि नहीं जी ये क्या कर दिया आपने, क्यों इसको उठा लिया, इसको गैब क्यों कर दिया, ये किधर गया, और फिर वो मजबूरियां और वो मामलात हो जाते हैं। और ये नहीं देखते कि उसने कितने गलत काम किए हुए हैं, कितने रियासत को नुकसान पहुंचाने के काम किए हैं, कितनी अल्लाह की नाफरमानियां की हैं, कितने इस्लाम के अगेंस्ट वो चला गया। वो बातें फिर हम एक साइड पे रख देते हैं कि वो हमदर्दी आ जाती है, और मोहल्ले वाले भी फिर उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं जो उसकी शरारतों से तंग होते हैं। तो ये सारी चीजें देखने के बाद हमें सबसे पहले तो है ना खुद को सही करना है। मोहल्ले की सतह पे, घर की सतह पे, अपने इलाके की सतह पे हम बातें तो कर लेंगे कि ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन हम अमली तौर पे खुद क्यों नहीं कुछ करते। कोई भी सियासी पार्टी हो, कोई भी हुकूमत में आ जाए, वो तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक आवाम में खुद तब्दीली नहीं आएगी, खुद बदलाव की तरफ नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक है, हमें अपने रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है, तभी जाकर हमें फिर ये जो वाक़तन तब्दीली जिसकी बात की जाती है सबसे लेकर शाम तक, वो तब्दीली नहीं है जिसके हम मुंतज़िर हैं। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अगर हम खुद अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करेंगे, ये जो माइंडसेट है इसको चेंज करेंगे, तो फिर बेहतरी हमें नज़र आएगी। परवेज़ भाई, सियासी इख्तलाफात तो चलते रहते हैं, जैसा भी हम मईशत के हवाले से बात कर रहे थे। अब मैं ये देखता हूँ कि पूरी दुनिया में एक रेस लगी हुई है। वो पड़ोसी मुल्क जिसकी हम बात करते थे, वो जो हमसे कभी नीचे हुआ करता था, वो होते 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 अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, पता नहीं सही है या नहीं, कि वो जापान से भी आगे चला गया, बड़ी इकॉनमी उसकी बन गई है। और ख़ित्ते में दीगर ममालिक के अंदर भी यही कुछ हो रहा है, चाहे वो छोटे ममालिक हों, बड़े ममालिक हों, आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी वहाँ पर आती चली जा रही है, इन्वायरमेंट वहाँ पर है, वर्किंग इन्वायरमेंट है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम बहुत पीछे रह गए। हमारी कंसिड्रेशन में तो ये बात कहीं पे भी नहीं है कि हम रीजन में भी आगे जाएं। हम तो अपने मसाइल ही हमसे नहीं हल हो पा रहा है। अभी हमें यही मसला अभी तक हल नहीं हो रहा कि किसके क्या इख्तियारात हैं, किसने क्या करना है, किसकी क्या अथॉरिटी है। ज़रा फरमाइए कहाँ खड़े हैं हम। पहले मैं डॉक्टर साहब की दो पहले चीज़ें को मैं पहले जो मुझे थोड़ी सी जी देखें, जो हम तो जो है ना चेंज होने के लिए तैयार हैं। ठीक है, माहौल में अगर चेंज आता है ना, माहौल को सही करने के लिए जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ठीक है, एजुकेशन
को देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हेल्थ को देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ट्रांसपोर्ट देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, रोड बनाना मैं और आप नहीं बना सकते मोहल्ले में ना, तो जो और बिल्डिंग कंट्रोल्स के अंदर जो नाजायज़ बिल्डिंग बनाना वो आपको और मैं नहीं बनाने की परमिशन देते हैं, वो गवर्नमेंट देती है। तो सबसे पहले तो मैं ये भूल जाएं कि भाई हमारे जो ब्रदर है ना, जो माएँ और बहनें और भाई हैं, वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। नहीं, हमारी जो कौम है ना बहुत ही अच्छी है, रेजिलिएंट है। इस हालात में भी जो है ना वो बेचारे गुजर बसर कर रहे हैं जैसे भी हालात में, और कितने सालों से गुजर बसर कर रहे हैं। तो भाई खुदा के वास्ते उनके ऊपर रहम खाओ और आप थोड़े से अपने खर्चे कम करो ताकि वो बेचारे जो है ना उनकी ज़िंदगी में चेंज आए। तो मैं इनकी बात पे एक मेरा बहुत बड़ा इख्तलाफ है। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि हमारे जो एसेट्स होते हैं ना उसकी बातें हम इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने चोर के सामने बोलेंगे कि मेरे घर में इतने जेवरात हैं तो सबसे पहले आपके घर में डाका डालेगा और उसकी नज़र उस पर, आप बार बार जब उसको 3-4 दफ़ा बोलेंगे कि मेरे पास तो ये घड़ी है, मेरे पास तो ये जेवरात है, मेरे पास तो ये, तो जो नई उसकी जो सोच जाएगी ना वो भी आपके घर पे डाल। तो मैं कहता हूँ कि अब इसको हाईलाइट हमारे मीडिया पे नहीं करना चाहिए। है ना हमारे पास, आपको पता है ना, मुझे पता है ना, दुनिया को पता है। अब हमें यहाँ बैठ के हमें उसको क्यों उछालने की ज़रूरत है कि भाई हमारे पास ये चीज़ें हैं और हम इतने दिफा में इतने हैं। बस ठीक है, हमें सब पता है, सबको पता है और हमें खुश होना चाहिए, ना कि हम इधर बैठ के प्रचार करें कि हमारे पास ये है, ताकि जिसको नहीं भी पता है ना वो भी उस पर आंखें लगा के देखे। तो ये एक चोर और होती है ना पुलिस की ये कहानी होती है कि जिसको आप बताएंगे ना। तो अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि देखें आपका सवाल थोड़ा सा मुझे, मैं रीजन के अंदर कम्पीट करने की देखें, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें जापान, हम कहते हैं कि जापान इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एक ज़माने में थी और फिर इसको कम्पीट किया साउथ कोरिया ने। अब आप देखें साउथ कोरिया की जो स्पीड है ना उसने क्या जापान को पीछे छोड़ दिया, ठीक है ना। उसी रेस के साथ साथ जो है ना आप देखें कि भाई चाइना, किस तरीके से चाइना ने कितनी तेजी से तरक्की की, ठीक है ना। वो नशे के आदी, नशे में धुत, ठीक है ना। क्या उन्होंने नशे वालों ने खुद अपने आप में कोई है ना उनमें चमत्कार किया कि वो आगे बढ़ के? नहीं, गवर्नमेंट ने वो हालात क्रिएट किए कि वो नशा छोड़ के अब जो है ना प्रोग्रेसिव आगे जाने के लिए तैयार हो गए। तो बात है कि ये स्टेप जो है ना जो गवर्नमेंट को लेना ज़रूरी होता है ताकि वो लोगों को आगे लेके जाए, लोगों को डायरेक्शन दे, लोगों को रूल्स ऑफ द गेम में लेके आए, ना कि उनको उसी हालात में रखे कि जिस हालात में वो रह रहे हैं। तो देखें, अब आप बताएं कि जो हमारे एक फाइनेंस मिनिस्टर थे महबूबुल हक साहब, उन्होंने जो है ना ये प्लान दिया उसको कोरिया को, और वो कोरिया जो है ना आज पहले पाकिस्तान से कहीं पीछे था, वो पाकिस्तान से आगे चला गया। ऐसे कितने मुल्क हैं कि जिसको पाकिस्तान ने एक ज़माने में लोन दी थी और वो कंट्रीज कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। अब आप यही सोचते रहेंगे कि यार हम यहीं के यहीं हैं, तो ये भी तो सोचिए ना कि इस हालात में जो पाकिस्तान को लाया है ये कौन लाया है, हम कैसे यहाँ आ गए। हम तो बहुत आगे जा रहे थे, हमारे कराची में तो रोज़ाना सड़कें भी धुलती थी, हम यहाँ पीछे कैसे आ गए। पहले तो मैं कहता हूँ कि उसका ऑडिट होना चाहिए, ठीक है ना। कोई एक बहुत बड़ी कंपनी को हायर करें और उसको बोलें कि भाई पहले तो ये ऑडिट करो कि भाई इसको पाकिस्तान में ये नेगेटिव ग्रोथ कैसे हो गई है, हम पीछे कैसे आ गए और दुनिया के सारे मुल्क आगे कैसे जा रहे हैं। तो ये तो हो नहीं सकता ना कि दुनिया के सारे मुल्क आगे जा रहे हैं और हम पीछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम में कुछ कमी है ना, दुनिया में कोई कमी नहीं है। बांग्लादेश आगे निकल गया, इंडिया आगे जा रहा है, साउथ कोरिया आगे जा रहा है, जापान आगे जा रहा है, चाइना आगे जा रहा है, हर मुल्क आगे जा रहा है। अगर हम पीछे जा रहे हैं तो हम ये कहें कि भाई नहीं यार ये तो कोई वर्ल्ड कॉन्स्पिरेसी है कि दुनिया ने हमें इस हालात, नहीं, ये बात मैं आप शायद आप भी नहीं मानेंगे और मैं तो मानता ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ ये आप पहले खुद सोचें कि ये क्यों हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, ये खुद एलैबोरेट करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ बड़ा आसान है ये कह देना कि ये हमारे खिलाफ जो है वो कंस्पिरेसी हो रही है हमारे यहाँ बड़ी। एक तो सियासतदान भी इसको इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं कि कंस्पिरेसी हुई है हुकूमत के ख़िलाफ़ और एंड रिज़ल्ट कुछ भी नहीं निकलता। डॉक्टर साहब, अभी जैसे बात हो रही थी
ये अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगी और रिस्पॉन्सिबली आपको जो है वो एक्ट करना पड़ेगा, और साथ साथ एक रियासत की जिम्मेदारी है जो उसने पूरी करनी है, लॉस बनाने हैं, उस पर अमल दरामद करवाना है, इदारों से करप्शन को ख़त्म करना है। ये इनिशिएटिव कौन लेगा? एक आवाम की जिम्मेदारी और एक रियासत की, वो कब पूरी होगी? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, तो परवेज साहब ने भी दुरुस्त फरमाया। बिल्कुल, मैं कौम बनती है और मुल्क तरक्की करते हैं कौम से, कौम के जज्बे से। सन 1965 में जंग हुई, कौम का जज्बा था कि हमने जीतना है, हथियारों में भी काम, फौजी एतबार से, हर एतबार से हम जंग जीत गए। जज्बा था कौम के पास। अब जो जज्बा है ना, वो इंतशारी टोले ने अवाम को मेंटली तौर पे इतना डिवाइड कर दिया है कि वो अब जो उनका मोहसिन होता है वो उस पर भी शक कर रहे हैं कि भाई पता नहीं ये हमारे लिए मुखलिस है या नहीं है। और 18वीं तरमीम का जो लॉस हो रहा है ना मुल्क को, वो ये है कि वफाक आपका ब्लैकमेल हो रहा है, आपके जो सूबे हैं वो मनमानियां कर रहे हैं। तो नतीजा ये है कि यही सिलसिला अगर चलता रहा, जब तक आपका सियासी इतबार से वफाक मजबूत नहीं होता, फैसले एक जगह पर नहीं होते, इक्वल फैसले हर एक के, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, उसके लिए, तो आपकी मौशियत कभी तरक्की कर ही नहीं सकती। ये तो किसी सूरत नहीं हो सकता। और ये कौम को एक होना पड़ेगा सबसे पहले। कौम तकसीम हो चुकी है, कौम को एक कौम बनना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, कोई भी, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे किसी डिपार्टमेंट का बंदा हो, कोई भी हो, वो उसके साथ खेल ही नहीं सकता कि उसको पता है कि अभी ये रिश्वत मुझे नहीं देना चाहता। बिल्कुल सही। एक नहीं देगा, दो नहीं देंगे, 10 नहीं देंगे, 1000 नहीं देंगे, लाख नहीं देंगे। जब उसको पता है कि हर बंदा आता है वो रिश्वत देता ही कोई नहीं है, तो उसकी मजबूरी है काम करना, क्योंकि उसको सैलरी मिलती है। हम खुद जाके अगर उसको ऑफर करते हैं कि भाई मेरा काम कर दे, इतने पैसे ले ले, तो वो तो लेगा, ठीक, उसको तो रिश्वत की आदत बनेगी। अवाम खुद इस पे है। देखिए, मैं अवाम हूँ, मैं खुद, मैं देख रहा हूँ हालात। रोड पे आप निकलते हैं, बाइक वाला आपकी गाड़ी को हिट करता हुआ, रगड़, उसको एहसास ही नहीं है कि आप कितनी कीमती गाड़ी में जा रहे हैं। तो वो भी तो अवाम है, मैं भी अवाम में हूँ, उसको एहसास होना चाहिए। बल्कि वो कहते हैं ये गाड़ी में है क्यों। तो ये चीजें, एहसास खत्म हो गया। हमें सबसे पहले इज्तमाई एहसास पैदा करना है, एक कौम बनना है, और वो है पाकिस्तानी कौम, जो मजहब के इतबार से, फिरकों के एतबार से, कौमियत परस्ती के एतबार से, जबानों के एतबार से डिवाइड। अभी आप देखें बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, मासूम मजदूरों को वहां पर कत्ल किया जा रहा है, उन्होंने किसका क्या बिगाड़ा हुआ है। तो आप ये देखें, ये मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की जो अहम पॉलिसी इख्तियार की गई है, ये फॉरेन से फंडिंग होना, ये रोकना इदारों का काम है, इदारों को रोकनी चाहिए, और वो रोकें। और जब वो इस पे काम करते हैं, जब वो रोकते हैं, तो फिर आप देख लें कि बहुत सारे तो लोग जो है वो बैठ के इसके ऊपर शोर शराबा कर रहे होते हैं प्रोग्रामों में, और कि जी वो उठा लिया, उसको बंद कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये इंतशार मुल्क के अंदर से खत्म करना सियासतदानों का, आवाम का और इदारों का, सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। उलमा का भी है इसमें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आगे चल के ऐसे मामलों के ऊपर गुफ्तगू की जाए जो इस वक्त मुल्क की मौशी और सियासी सूरत हाल है, इसमें बेहतरी कैसी लाई जाए, यही एक सवाल बाकी रहेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। परवेज साहब, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मईशत के हवाले से, मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से हमने गुफ्तगू की। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।